Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is IS Point and this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की या फिर यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको अपनी अप्रोच रखनी है हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किस तरह से आपको हर स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हुए करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो हमारे साथ इन प्रैक्टिस सेशंस में बने रहिए एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके हमारे इन सेशंस का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करेंट अफेयर्स कौन से हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसिडर द फॉलोइंग अफ्रीकन पोर्ट्स या फिर सिटीज़ एंड क्या हमें चेक करना है विच ऑफ द अबव आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ सोमालिया इंक्लूडिंग इट्स ऑटोनॉमस रीजन्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी पोर्ट्स या सिटीज़ हैं जो सोमालिया के कोस्ट लाइन पर लगते हैं। सो लेट्स चेक। द फर्स्ट वन इज़ बर्बरा। बर्बरा एक चीफ पोर्ट है सोमाली लैंड का एंड इट लाइज ऑन द गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो ये जो पोर्ट ऑफ बर्बरा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम लिंक है बिटवीन अफ्रीका एंड द अरेबियन पेनिनसुला। बहुत सेंचुरी से लगभग बर्बरा का जो पोर्ट है हिस्टोरिकली भी इसको ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था एज अ नेवल बेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक मेजर पोर्ट है सोमाली लैंड में और स्पेशली यहाँ पर अगर बात करें तो नॉर्दर्न सोमालिया में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ परफेक्टली फाइन। द सेकेंड वन इज़ मोम्बासा। मोम्बासा की बात करेंगे तो ये कीनिया कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडियन ओशन में। पोर्ट ऑफ मोम्बासा लार्जेस्ट सी पोर्ट है ईस्टर्न अफ्रीका में बेसिकली। तो ये जो मोम्बासा हो गया ये आपका मेन पोर्ट है कीनिया कंट्री का एंड इट डज़ नॉट लाई ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ सोमालिया। ठीक है, तो सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका एलिमिनेट हो गया। द थर्ड वन हियर इज़ गैराकाट। गैराकाट की बात करेंगे यहाँ पर अगर तो ये भी लोकेटेड है पुंटलैंड में विच इज़ अ रीजन ऑफ सोमालिया एंड ये जाना जाता है अपने फॉर्मर पायरेट एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो थर्ड भी सही है एंड द फोर्थ वन हियर इज़ इल, और ये भी सही है क्योंकि ये भी लोकेटेड है आपके पुंटलैंड में। इट इज़ ऑल्सो known for its former pirate activity and it is a region of Somalia. Okay, तो यहाँ पर सिर्फ सेकेंड वाला एलिमिनेट हुआ because it lies in Kenya and first, third and fourth were perfectly fine. The correct answer here is B option 1, 3 and 4 only. Right, now if we talk about Somaliland, basically जो Somaliland है आपका इसको इंडिपेंडेंस कब मिला था फ्रॉम सोमालिया 1991 में, बट इट इज़ नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। सोमाली लैंड की कैपिटल क्या है? इट इज़ हारगेसिया। ओके, एंड सोमाली लैंड का अपना खुद का गवर्नमेंट है एंड करेंसी है विच इज़ सेपरेट फ्रॉम सोमालिया कंट्री। राइट, नाउ आफ्टर दैट इफ़ वी टॉक अबाउट द टर्म पुंटलैंड, व्हाट इज़ इट? सो ये एक ऑटोनॉमस रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न सोमालिया में जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में एंड यहाँ पर जो पुंटलैंड की इकोनॉमी है वो हैवली रिलाई करती है लाइव स्टॉक, फिशिंग एंड रेमिटेंसेस के ऊपर एंड रीजनल कैपिटल क्या है पुंटलैंड की? दैट इज़ द गारोवे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ मोम्बासा ही एलिमिनेट हुआ बिकॉज इट लाइज इन कीनिया एंड रेस्ट 3 वर परफेक्टली फाइन। ओके, सो करेक्ट आंसर वॉज 1, 3 and 4 only. I hope this question is clear to you. Moving to second question, consider the following countries. Which of the above countries have officially withdrawn their membership from OPEC in the 21st century? First of all, we have to understand what is this OPEC. I'm sure you know about it. OPEC is the Organization of the Petroleum Exporting Countries. This organization was founded in 1960 in Baghdad in the country Iraq. Okay, एंड मेन गोल क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का? जो भी पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई करना अमंग द मेंबर कंट्रीज़। ओके, नाउ लेट्स सी द कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट वन हियर इज़ अंगोला कंट्री। ये कहाँ पर है? ये साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। ठीक है, एंड पेट्रोलियम एंड डायमंड्स आर द मेजर सोर्सेज फॉर एंगोलाज इकोनॉमी एज वेल। ओके, तो एंगोला ने अपना एग्जिट अनाउंस किया था ओपेक से इन द लेट 2023 लेकिन ये इफेक्टिव हुआ था 2024 में बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट ओवर द प्रोडक्शन कोटा। ओके, तो ये सही है। सेकेंड वन हियर इज़ कतर। कतर ने ओपेक को छोड़ा था 2019 में, किस लिए? गैस प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करने के लिए एंड कतर एक बहुत ही छोटी कंट्री है दैट लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। कतर के पास दुनिया का लार्जेस्ट जो नेचुरल गैस रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एंड यहाँ पर कैपिटल क्या है कतर की? सो इट इज़ द दोहा। तो ये भी सही है, कतर ने भी ओपेक को छोड़ा था 2019 में।
द थर्ड वन हियर इज़ इक्वाडोर कंट्री. टॉकिंग अबाउट इक्वाडोर कंट्री, ये कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर ये लोकेटेड है. एंड यहाँ का जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं, दे आर वेरी वेरी फेमस. वाई? बिकॉज ऑफ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ. ओके. एंड क्विटो कैपिटल है इक्वाडोर की, डू रिमेंबर. एंड वन ऑफ द हाइएस्ट कैपिटल सिटीज़ इन द वर्ल्ड है क्विटो. फाइन. इक्वाडोर की यहाँ पर हम बात करेंगे रिगार्डिंग ओपेक. तो इक्वाडोर ने भी विथड्रू किया था ओपेक को 2020 में बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ फिजिकल डिफ़िकल्टी. ओके. तो ये भी सही है. एंड द फोर्थ वन हियर इज़ नाइजीरिया. नाइजीरिया अभी भी ओपेक का मेंबर है. ओके. तो यहाँ पर सिर्फ नाइजीरिया ही एलिमिनेट होगा, बाकी तीनों ने ऑफिशियली विथड्रॉ किया है ओपेक को 21st सेंचुरी में. सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ ए ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली. ओके. आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू. एंड यहाँ पर नाइजीरिया क्यों एलिमिनेट हुआ? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाइजीरिया क्योंकि अभी भी ओपेक का मेंबर है. ओके. मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर बेंचमार्क ऑयल दिया है एंड रीजन ऑफ ओरिजिन दिया है. वी हैव टू करेक्टली मैच इट. ओके. द फर्स्ट वन हियर इज़ ब्रेंट क्रूड. टॉकिंग अबाउट ब्रेंट क्रूड, ये कहाँ से हम निकालते हैं? तो इट इज़ सोर्स फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन द नॉर्दर्न सी. ठीक है. एंड ये बेंचमार्क के तौर पर सर्व करता है फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड क्रूड ऑयल. ब्रेंट क्रूड बहुत ही लाइट होते हैं एंड स्वीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेनी अदर क्रूड ऑयल्स. ओके. तो ये सही है. द सेकेंड वन इज़ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. तो ये एक हाई क्वालिटी क्रूड ऑयल है जो कि प्राइमरली प्रोड्यूस होता है यूएस में. एंड ये मेन बेंचमार्क होता है ऑयल प्राइसेस के लिए इन द नॉर्दर्न अमेरिका. ठीक है. एंड ये जाना जाता है अपने लो सल्फर कंटेंट के लिए. इसकी वजह से ये स्वीट क्रूड के तौर पर कंसीडर किया गया है. ओके. तो ये भी सही है. इसका जो रीजन ऑफ ओरिजिन है वो भी परफेक्ट है. द थर्ड वन हियर इज़ दुबई ओमान एंड द रीजन ऑफ ओरिजिन इज़ मिडल ईस्ट. दुबई ओमान के जो क्रूड हैं दे आर यूज्ड एज अ प्राइसिंग बेंचमार्क फॉर मिडल ईस्टर्न ऑयल एक्सपोर्ट्स टू एशिया. ओके. एंड ये हैवी होते हैं, साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा सल्फर कंटेंट मौजूद होता है इफ़ यू कंपेयर इट विद द ब्रेंट क्रूड या फिर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. ठीक है. तो दुबई क्रूड जो है ये फर्स्ट ऑयल प्राइस बेंचमार्क था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था मिडल ईस्ट में. तो ये भी सही है. एंड द फोर्थ वन इज़ बोनीलाइट रशिया. बोनीलाइट की यहाँ पर हम बात करेंगे तो इट इज़ अ नाइजीरियन क्रूड ऑयल. ठीक है. एंड ये जाना जाता है अपने लाइट एंड स्वीट प्रॉपर्टीज़ के लिए. नाइजीरिया इज़ वन ऑफ द अफ्रीकाज लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, जैसा कि हमको पता है. ठीक है. तो यहाँ पर ब्रेंट क्रूड, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एंड दुबई ओमान, इन तीनों का जो पेयर है रीजन ऑफ ओरिजिन है वो बिल्कुल ठीक है. लेकिन बोनी लाइट का गलत है क्योंकि बोनी लाइट जो है इट इज़ अ हाई क्वालिटी क्रूड फ्रॉम नाइजीरिया कंट्री, नॉट फ्रॉम रशिया. ठीक है. रशिया के प्राइमरी एक्सपोर्ट क्रूड जो है वो यूरल्स होते हैं बेसिकली. ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ फोर्थ वाला आपका गलत था. 1, 2, 3 सही थे. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. योर आंसर हियर इज सी ऑप्शन ओनली 1, 2 and 3. ओके. मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन. In an ancient Tamil literature, the Noil River was known by which of the following names? जो Noil River है आपको बताना है कि ये किस नाम से जानी जाती है एंशियंट तमिल लिटरेचर में. सबसे पहले ये रिवर कहाँ पर आपको मिलेगी? तो नॉयल रिवर फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड ये रिवर सपोर्ट करती है इरीगेशन को. कहाँ पर? इन द कोयम्बटूर रीजन. एंड हिस्टोरिकली ये लिंक्ड है एंशियंट तमिल सिविलाइजेशंस के साथ. ओके. तो ये ट्रिब्यूटरी है फर्स्ट ऑफ ऑल किस रिवर की? तो कावेरी रिवर की. एंड इसको हम तमिल लिटरेचर में कहते हैं कंची मनाटी. ओके. बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. और यहाँ पर जो पोनी है इट इज़ द एंशियंट नेम फॉर द मेन कावेरी रिवर इट्सेल्फ. ठीक है. यहाँ पर हम ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे थे. अमरावती की बात करेंगे. इट इज़ अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर. एंड पेरियार तो लॉन्गेस्ट रिवर है केरला स्टेट की. ठीक है. तो बी ऑप्शन हियर वॉज द राइट आंसर. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कावेरी रिवर, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे सदर्न इंडिया में. एंड ये रिवर बहुत ही सैक्रेड मानी जाती है हिंदुइज्म रिलीजन में. एंड कावेरी डेल्टा एक मेजर एग्रीकल्चरल जोन है जो कि राइस को प्रोड्यूस करता है. राइट. आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट द अमरावती रिवर, अमरावती रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की एंड इट इटसेल्फ लाइज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. अमरावती डैम के बारे में आपने सुना होगा. अमरावती डैम जो इस रिवर पर डेवलप किया गया है ये हेल्प करता है आपको इरिगेशन एंड पावर जनरेशन में. तो ये रिवर बेसिन सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम को इंक्लूडिंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके. एंड नाउ हियर द फोर्थ ऑप्शन वॉज पेरियार रिवर. ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला स्टेट की. एंड ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज. यहाँ पर एक बहुत ही फेमस डैम क्रिएटेड है पेरियार रिवर के ऊपर, दैट इज़ नेम्ड एज मुल्ला पेरियार डैम. ठीक है. एंड ये मेजर वाटर सोर्स है तमिलनाडु स्टेट के लिए. राइट. तो यहाँ पर बी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर, कंची मनाटी. ओके.
Moving to fifth question, consider the following tributaries of the Kaveri river. Which of the above are right bank tributaries of the Kaveri? तो इस क्वेश्चन में आपका कीवर्ड है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, आपको आइडेंटिफाई करने हैं. यूजुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड कई बार ट्रिब्यूटरी सिर्फ सोच के टिक करके चले आते हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन कौन से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं. तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कावेरी रिवर की हैं. फॉर एग्जाम्पल काबिनी, ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ काबिनी, द सेकेंड वन इज़ नोयल, and the third one is Lakshman Tirtha. Then after that comes the Bhavani, okay, and the next one is Amravati. ये सारे एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए. ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर के, ठीक है. अब इनमें से चेक कर लेंगे कौन कौन सा यहाँ पर अवेलेबल है. तो काबिनी है, हेमवती इज़ नॉट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, द थर्ड वन इज़ नोयल, परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन इज़ अर्कावती. So it is also not the right bank tributary, okay. So the correct answer is 1 and 3 only. A option here is the right answer. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, so हेमवती एंड अर्कावती are although the tributaries of the Kaveri river, but they come into the left bank tributary, okay, not the right bank, okay. So correct answer था यहाँ पे 1 and 3 only. A option here is the right answer. Now if we talk about the Kaveri river water, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. एंड ये कौन से स्टेट से फ्लो होता है? कर्नाटका के बाद ये जाता है तमिलनाडु में एंड फाइनली ये जाता है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है. एंड कावेरी को हम गंगा ऑफ द साउथ के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस. ट्रिब्यूटरीज का मतलब आप क्या समझते हैं? ये स्मॉल रिवर्स या स्ट्रीम्स होती हैं दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर. एंड यहाँ पर जो नाइल रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? लाइक वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, ठीक है. तो राइट बैंक ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है कि इट लाइज ऑन द राइट साइड व्हेन फेसिंग द डाउन स्ट्रीम. एंड लेफ्ट बैंक ऑफ अ रिवर का मतलब होता है इट इज़ ऑन द लेफ्ट व्हेन फेसिंग द डाउन स्ट्रीम, ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. रिवर नेविगेशन एंड डेवलपमेंट कभी कभी डिफरेंट होते हैं बिटवीन द बैंक्स ड्यू टू द टोपोग्राफी, राइट. एंड यहाँ पर हम बात करेंगे काबिनी रिवर की. सो दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी रिवर. हमने अभी जस्ट देखा इन द सदर्न इंडिया. काबिनी रिजर्वायर एक्सट्रीमली फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड ये बहुत ही फेमस यहाँ का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड वाटर से सोर्स भी है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, राइट. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर वॉज 1 and 3 ओनली. 2 and 4 भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बट दे आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, फाइन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following ecological roles. Which of the above are typical ecological services provided by spiders in a forest ecosystem? इनमें से कौन कौन से इकोलॉजिकल सर्विसेज हैं जो स्पाइडर्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में? सो स्पाइडर्स जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्राइमरली प्रेडेटर्स होते हैं जो कि इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं एंड दैट्स वाई दे आर द बेस्ट बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ठीक है. नाउ कुछ स्पाइडर्स ऐसे भी होते हैं जो फ्लावर्स पर विजिट करते हैं एंड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इंसिडेंटल पॉलिनेशन, ओके. तो थर्ड वाला भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्राइमरी डिकम्पोजर्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग थ्रू डिकम्पोजिशन नो, क्योंकि ये प्राइमरी डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, नॉट डू दे सिग्निफिकेंटली एरेट द साइल, ओके. तो सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर गलत है. विच ऑफ द अबव आर टिपिकल इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्पाइडर्स? सो द करेक्ट आंसर हियर इज़ 1 and 3 ओनली, दैट इज़ द ए ऑप्शन, ओके. Now यहाँ पर हम बात करेंगे स्पाइडर्स की. तो दे हैव 8 legs अनलाइक इंसेक्ट्स विच हैव यूजुअली 6 legs. एंड ज़्यादातर जो स्पाइडर्स होते हैं ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द स्पिनरेट्स दैट आर लोकेटेड एट देयर एब्डोमेन. एंड ये वेनम यूज़ करते हैं टू immobilize their prey, but only a few species are harmful to humans, okay. Now if you talk about the biological pest control, तो यहाँ पर ये नेचुरल प्रेडेटर्स का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल पेस्ट को मैनेज करने के लिए. लेडी बग्स का नाम आपने सुना होगा. लेडी बग्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड species to control the populations in gardens, right, aphid populations in the gardens. And non-native species को introduce करना for pest control, it can sometimes disrupt the ecosystem as well, right. Now if you talk about the term pollination, तो ये ट्रांसफ़र होता है pollen का from male to female plant parts. and यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रोल पे करती हैं यहाँ पर bees, ठीक है. bees are the most effective pollinators for many flowering plants. कुछ plants ऐसे भी होते हैं जो wind पर rely करते हैं instead of animals for pollination, right. After that, if we talk about nutrient cycling, so it is the movement of elements like carbon and nitrogen through the ecosystem. बहुत सारे decomposers like fungi and bacteria ये break down करते हैं dead matter को to release the nutrients into the environment, right? So यहाँ पे correct answer था A option 1 and 3 only. Moving to 7th question. Which of the following states in India host the parts of the Himalayan Global Biodiversity Hotspot? Select the correct option. इनमें से कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जो हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कुछ हिस्सों को होस्ट करते हैं?
द फर्स्ट वन इज़ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड द हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा हमारा हिमालयन आर्क है, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल टू उत्तराखंड इन द वेस्ट टू सिक्किम, हाँ, एंड अरुणाचल इन द ईस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ देम आर द पार्ट ऑफ द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट हिमालयन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो हिमालयन जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं ये हमारे वन ऑफ द 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल। यहाँ पर आपको 10,000 से ज़्यादा स्पेशीज़ मिल जाएंगे प्लांट्स के, जिसमें से 1500 जो हैं वो एंडेमिक हैं। ठीक है, एंड ये जो हॉटस्पॉट है आपका ये 5 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज की बात करेंगे तो हिमालय के पास दुनिया की सबसे ऊंची पीक है, दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट विच इज़ 8848 मीटर्स टॉल। ओके, एंड ये जो माउंटेन रेंज है ये फॉर्म हुई थी बिकॉज ऑफ द कॉलिजन ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो। हिमालयन जो है वो हमारे मानसून पैटर्न्स को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है साउथ एशिया में। ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो किसी भी जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनने के लिए इट शुड हैव एटलीस्ट 1500 एंडेमिक वस्कुलर प्लांट्स एंड इट हैव लॉस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटाट। एंड अभी तक सिर्फ 36 रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं पूरे वर्ल्ड में एज ऑफ 2024। ओके, हिमालयस के अलावा इंडिया के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट हमारे फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, moving to 8th question, under the Wildlife Protection Act of 1972, which authority is the ex officio chairperson of the National Board for Wildlife? First of all, what do you understand by the term National Board for Wildlife? तो ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड यहाँ पर डू रिमेंबर दैट प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ दिस बोर्ड। ओके, एंड इनका काम क्या होता है, ये प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करते हैं दैट अफेक्ट द नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ठीक है, तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है ये हमारा स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्म किया गया था सेक्शन 5A के अंडर में ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये बोर्ड एपिक्स बॉडी के तौर पर सर्व करती है जिनका काम होता है सभी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करना एंड उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करना दैट आर रिलेटेड टू नेशनल पार्क्स एंड द सैंक्चुरीज। ठीक है, तो बी ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन फॉर दिस बोर्ड। ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, तो इसमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी हमारे इंडेंजर्ड स्पेशीज़ को इंडिया के अंदर। ये एक्ट टोटली प्रोहिबिट करता है हंटिंग को ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड इस एक्ट में प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इस्टेब्लिश किया गया था जैसे कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज वगैरह। ठीक है, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द नेशनल पार्क्स, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा पहला नेशनल पार्क है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1936 एंड ये उन डेजिग्नेटेड एरियाज़ को कहते हैं दैट आर रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। टूरिज्म नेशनल पार्क्स में इट इज़ रेगुलेटेड टू मिनिमाइज द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, राइट। आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, तो ये पार्शियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को एंड यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी भी अलाउड होती है। सैंक्चुरीज जो है वो कॉरिडोर्स के तौर पर सर्व करती हैं फॉर एनिमल माइग्रेशन बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, सो हियर द बी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर। Moving to 9th question, which of the following bodies or officials must provide clearance or recommendations before a non-forestry activity can be permitted within a protected area? इनमें से कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं दैट मस्ट प्रोवाइड क्लियरेंस और रिकमेंडेशंस बिफोर अ नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी कैन बी परमिटेड विद इन द प्रोटेक्टेड एरिया? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो द फर्स्ट ऑप्शन सेज स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को फॉर्म किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इनका काम होता है ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन मैटर्स। ठीक है, इसमें मेंबर्स होते हैं लाइक स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर्स एंड द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आते हैं दीज आर फर्स्ट वेटेड बाय द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, ये सही है। द सेकेंड वन इज़ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ दैट इज़ नोन एज स्टैंडिंग कमिटी। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हमने इस्टेब्लिश किया था 2003 में। इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ये बोर्ड इंश्योर करता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर नहीं एंड क्या कंजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं उनको भी किस तरह से रेगुलेट करना है। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इनका भी काम है इसमें। द थर्ड वन हियर इज़ ग्राम सभा। ग्राम सभा का काम क्या होता है, दीज आर ऑफन रिक्वायर्ड अगर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज अफेक्टेड हैं तब। ठीक है,
तो कंसेंट इनका ज़रूरी होता है इफ़ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर अफेक्टेड, ओके, तो ये भी सही है। एंड द फोर्थ वन इज सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी सिर्फ जूज़ को ओवरसीज करते हैं, ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और पार्क्स को, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हुआ। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर इज बी ऑप्शन 1, 2 and 3 ओनली, ओके। हियर इफ़ यू टॉक अबाउट द फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो ये जो एक्ट था ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के क्या राइट्स हैं ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड रिसोर्सेज। इस एक्ट का पर्पस क्या है? हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को करेक्ट करना अगेंस्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ग्राम सभा का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रपोजल्स को अप्रूव करने में दैट अफेक्ट द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज अंडर द एक्ट, ओके। आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट सेंट्रल जू अथॉरिटी, तो इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था 1992 में अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। एंड यहाँ पर ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं फॉर द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स इन द जूज अक्रॉस इंडिया, ओके। तो सिर्फ फोर्थ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ, बाकी तीनों सही थे। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एज पर द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क। इनमें से कौन कौन से रिजर्व्स हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज के डेफिनेशन में इंक्लूडेड होते हैं? सी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 4 तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है। नेशनल पार्क्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व एंड द कम्युनिटी रिजर्व। इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व सही थे। सैक्रेड ग्रोव्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स गलत हो जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, योर आंसर हियर इज ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, ओके। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो आपके होते हैं ये असल में नोटिफाइड होते हैं अंडर द MAB प्रोग्राम, एंड यहाँ पर स्पेसिफिक लीगल कैटेगरी लैक होती है अंडर दिस एक्ट। सैक्रेड ग्रुप्स की बात करेंगे तो दीज आर द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन फॉर्म्स एंड इनको ऑफिशियली नोटिफाई नहीं किया गया है अनलेस दे आर क्लासिफाइड एज कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ आपका गलत था। बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो हमने अभी पीछे भी इसके बारे में डिस्कस किया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में इनैक्ट किया गया था वाइल्ड लाइफ एंड इनके हैबिटाट्स को सेफ गार्ड करने के लिए। इसमें स्पेशीज़ को क्लासीफाई किया जाता है इनटू शेड्यूल्स दैट डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे रिसीव, एंड इस एक्ट में हंटिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रोहिबिट किया गया है इंडेंजर्ड स्पेशीज़ का स्पेशली विच आर लिस्टेड अंडर इट शेड्यूल, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो आपके हैं यहाँ पर वो 4 थे, हमने अभी पीछे देखा था। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड देन कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है। तो नेशनल पार्क्स जो हैं वो न्यू ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ करते हैं एक्सेप्ट टूरिज्म एंड रिसर्च, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज कुछ हद तक रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हैं लाइक ग्रेजिंग और रिसोर्स कलेक्शन। कम्युनिटी रिजर्व जो आपके होते हैं इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन में इनके एफर्ट्स में, ठीक है। आफ्टर दैट इफ़ यू टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट किया गया है यूनेस्को की तरफ से अंडर द मैप प्रोग्राम। व्हाट इज़ दिस मैप प्रोग्राम? दिस इज़ द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। इनका पर्पस होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बैलेंस करना विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स थे रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज ऑफ 2024, ओके। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सैक्रेड ग्रुप्स, तो सैक्रेड ग्रुप्स पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के विच आर कंजर्व्ड बाय द लोकल रिलीजियस और द कल्चरल बिलीव्स। ऑफन यहाँ पर आप हार्बर कर सकते हैं रेयर और एंडेमिक स्पेशीज़ को ड्यू टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ ए ऑप्शन करेक्ट था, ओनली 1 and 2। So friends, with this we are done with our 10 current affairs for today. I really hope you have liked the session. Please let me know in the comment section कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। In case you feel कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, we will meet again tomorrow. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.